हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टीजीटी जेबीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चंस यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट विभाजित होता है। इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू। भारतीय बजट जो इंडियन बजट है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो इंडियन बजट एक तो रेवेन्यू बजट आता है, राजस्व बजट, और दूसरा पूंजी बजट में। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ए और बी दोनों। ओके, क्विकली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, सरकार की बैंकर यानी बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक्स, गिविंग डायरेक्ट लोन्स टू द इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का काम डायरेक्ट लोन देना इंडस्ट्रीज को, ये काम आरबीआई का नहीं है कि इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट लोन देना, ये आरबीआई का काम नहीं है। ओके, आरबीआई रेगुलेट करता है भारतीय बैंकों को। ओके, तो ये नॉट पूछा था यहाँ से, फॉर नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो, आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1934 को। 1934 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 को, 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में, जिसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरबीआई के श्री संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, श्री संजय मल्होत्रा एट प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। कौन सी वस्तुएं अत्यधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है? चाय, कॉफी, मेटल, आयरन ओर, या फिर आयरन एंड स्टील, या फिर क्लोथ्स। तो चाय एंड कॉफी जो है ये भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है। ओके, ऑप्शन होगा करेक्ट ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी। निम्न में से कौन सी किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज से गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता, ये बात क्लियर है कि सरकारी अनुदान जितना मर्जी दे दें, इससे गरीबी समाप्त नहीं होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? व्हेन वाज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड। ईपीएफ एक्ट जो है, ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये कब इनेक्ट किया गया, कब ये अधिनियम बना? 1952 में ये इनेक्ट हुआ था, अधिनियमित हुआ था, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर लोकल बॉडीज इज। स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है? आयकर, या फिर टैक्सेस ऑन इनकम, या फिर टैक्सेस ऑन कमोडिटीज, या फिर टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, या फिर टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर। जो मेन सोर्स है इनकम का फॉर लोकल बॉडीज वो है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट होता है लोकल बॉडीज के पास वो होता है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पर संपत्ति कर लगता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निष्पन्द स्फीति है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जहां पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हाई इन्फ्लेशन होता है, यानी इन्फ्लेशन होती है, साथ में रिसेशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज मेजर इंपोर्ट कंसिस्ट ऑफ। इंडियाज मेजर इंपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, भारत के मुख्य आयात में शामिल है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, या रॉ मटेरियल है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, या ए और बी दोनों है, यानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। क्या सबसे ज्यादा मेजर इंपोर्ट करता है भारत? आयात क्या करता है? तो भारत इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अनइरिगेटेड लैंड्स। जहाँ पे, जिस भूमि पे सिंचाई नहीं होती है, जहाँ पानी नहीं है सिंचाई के लिए, कौन सी वो फसल है जहाँ उसका कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उसकी खेती बाड़ी, उसकी फसल को नहीं की जा सकती? ओके, गेहूं बिना पानी के हो जाता है, क्योंकि गेहूं लगता है बरसात में तो बारिश हो जाती है, उसमें सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती। गन्ने को सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसे अनइरिगेटेड लैंड पे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता गन्ने। ओके,
गेहूं जो है वीट कैसी क्रॉप है, तो ये वीट जो है रबी क्रॉप है, इसको विंटर में बोया जाता है। ओके, जो फसलें विंटर में सर्दियों में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर के बाद दिसंबर, नवंबर दिसंबर मंथ में आजकल, उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और दूसरी होती है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में बोया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का मुख्य कारक कार्य है। यूटीआई की स्थापना की ही इसलिए की गई थी कि देश में जितने भी मिडिल क्लास हैं, फिर जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनकी बचत को प्रोत्साहित किया जा सके, उसको एकत्रित किया जा सके। ओके, यूटीआई जिसका फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका मुख्य कार्य है छोटी बचतों को बढ़ावा देना। ओके, यानी मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट है वीनस यानी शुक्र। शुक्र ग्रह को ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि ये बहुत चमकता है। इसे सांझ का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इसे कहा जाता है क्योंकि ये चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली किसे कहते हैं। विभ्रंश घाटी है। रिफ्ट वैली कैसी होती है। रिफ्ट वैली ऐसी वैली होती है जिसमें भूमि, जिसका मुख जो है लंबा होता है और संकीर्ण होता है। सब्सिडाइज्ड लैंड लिविंग एंड लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग। रिफ्ट वैली का मतलब दरार घाटी। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, एक टेक्टोनिक प्लेट इस साइड को चलेगी, एक टेक्टोनिक प्लेट इस साइड को चलेगी। जमीन ऐसे प्लेन है। ओके, दोनों साइड से, तो यहाँ पे बीच में थोड़ी खाई सी बन जाती है। ओके, यहाँ पे खाई बन जाएगी। ओके, तो इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। जो बीच में खाई सी बन जाती है, वैली सी बन जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ओके, रिफ्ट का मतलब ही होता है दरार पड़ना। ओके, दरार घाटी या फिर विभ्रंश घाटी, वहाँ पे विभ्रंश बन जाता है, एक खाई सी बन जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स, देखो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती हैं तो बनते हैं माउंटेन्स ऐसे ऊंचे ऊंचे। ओके, जैसे हिमालय बना है, टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बना है। लेकिन जहां से टेक्टोनिक प्लेट दूर दूर जाती हैं, वहां भी तो एक एरिया खाली हो जाएगा ना, वहां पे खाई बनेगी। जो वहां पे खाई बनती है उसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये अफ्रीका में आपको रिफ्ट वैलीज भी देखने को मिल जाएगी, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा क्या होता है। नदीमुख भूमि है। डेल्टा बनता है जब नदी जो है, कोई रिवर है, वो स्लो डाउन हो जाती है और वहां पे उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो बनता है डेल्टा। डेल्टा कैसा लिखा जाता है। डेल्टा लिखा जाता है ऐसे। ओके, इस प्रकार से, जो कि एक ग्रीक लेटर है, मैं ऐसे यूजुअली बता रहा हूँ। ओके, तो इसका हो जाएगा करेक्ट, एक ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। टिपिकली जो डेल्टा होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, फर्टाइल होता है, इसमें सिल्ट होती है, सैंड होती है, क्ले होती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डेज, सबसे छोटा दिवस है। शॉर्टेस्ट डे आता है 22 दिसंबर को। ओके, शॉर्टेस्ट डे होता है ये, इसमें रात लंबी रहती है और दिन जो है छोटा रहता है। 22 दिसंबर को और इंडिया में क्या मनाया जाता है। इंडिया में 22 दिसंबर को इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे। ओके, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किसकी जयंती पे, किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे। मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के जन्मदिवस पे। ओके, और लॉन्गेस्ट डे कब बनाया जाता है। ये तो शॉर्टेस्ट था, लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट डे बनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे बनाया जाता है, और इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा डे और लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे और नेशनल मैथमेटिक्स डे, इनको इंटरलिंक्ड कर लें आप। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक। इराक का पुराना नाम क्या था। इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन भी यहाँ पे रही। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि चक्र एक पट्टा है। जोडियाक इज अ बेल्ट ऑफ, जोडियाक एक बेल्ट है, राशि चक्र एक पट्टा है किसका, 12 नक्षत्रों का। ओके, जोडियाक 12 नक्षत्रों का एक पट्टा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
समर सॉल्स्टिस अकर्स ऑन समर सॉल्स्टिस अकर्स ऑन यानी कर्क क्रांति होती है जब वन ऑफ द अर्थ्स पोल जो है अपने मैक्सिमम टिल्ट पे होता है टुवर्ड्स द सन, तो उसे बोलते हैं सॉल्स्टिस। ओके, तो ये आता है 21 जून को, जिस दिन सबसे बड़ा दिन रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्किमोज लिव और कॉल्ड, बर्फ की झोपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं कहलाती है। एस्किमो शब्द आर्कटिक क्षेत्र के जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, वहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हट्स ऑफ स्नो बर्फ के ऐसे घर जैसे बनाते हैं, उनको बोलते हैं इग्लू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इग्लू। ये बर्फ के घर अंदर से गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू जो बाहरी टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बर्फ का जो घर बनता है वो एक इंसुलेटर का काम करता है, जिसकी वजह से जो इग्लू के अंदर का जो झोंपड़ी बनती है उसका जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटडोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत का जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी हैदराबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैदराबाद। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1982 में। डेट थी 26 ऑफ अगस्त। ओके, 26 अगस्त 1982 को एस्टेब्लिश हुई थी। यूनिवर्सिटी का नाम था APOU यानी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। बाद में इसका नाम बदल दिया गया भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, 1991 में इसका नाम बदल दिया गया था भीमराव अंबेडकर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में। अगला क्वेश्चन है हु वर दस्यूज। दस्यू कौन थे। प्राइस्ट एंड टीचर्स, या फिर ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन, या वर रूलर्स एंड वॉरियर्स, या फिर ओरिजिनल हैबिटेट्स ऑफ इंडिया। दस्यू जो है भारत के मूल निवासी थे, ओरिजिनल हैबिटेट्स ऑफ इंडिया थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओरिजिनल हैबिटेट्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है। कब हुआ था जन्म। 563 बिफोर क्राइस्ट BC में, 563 BC में। महात्मा बुद्ध के जन्म बचपन का नाम था, इनका जो बचपन था उनका नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वाराणसी सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। नालंदा यूनिवर्सिटी थी पटना में। ओके, पटना के पास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पटना। ये एंशिएंट वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी वहाँ पे विदेशों से छात्र वहाँ पे स्कॉलर्स पढ़ने आते थे और वहाँ पे रहने की भी पूरी व्यवस्था थी, वहीं पे रहकर पढ़ते थे। यहाँ लगभग 10,000 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। ओके, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की, इन कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या था। दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की, 1582 में की। और दीन ए इलाही का मतलब क्या था। दीन ए इलाही का मतलब था रिलीजन ऑफ गॉड। ये मतलब था रिलीजन ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सरदेशमुखी। सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है। सरतेजमुखी एक सिग्निफिकेंट लैंड रेवेन्यू टैक्स था मेडिवल इंडिया में, स्पेशली अगर हम मराठा एम्पायर की बात करें उस समय, तो ये एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, लैंड रेवेन्यू टैक्स था ये मराठा एम्पायर में। ओके, अगला क्वेश्चन है हु रोट रत्नावली। रत्नावली किसने लिखी। रत्नावली लिखी हर्ष ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर वाज शेक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन द ईयर। महमूद गजनी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा था। 1025 AD में सोमनाथ मंदिर लूटा था महमूद गजनी ने, 1025 ईस्वी में। ओके, यहाँ पे 1009 AD दिया है। 1009 AD में महमूद गजनी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ओके, कांगड़ा में जो ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर था, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर को लूटा था उसने। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद। राजा राम मोहन रॉय किससे संलग्नित नहीं थे। सती प्रथा उन्मूलन
1829 में। इसमें काफ़ी योगदान था राजा राम मोहन राय का, और साथ में विलियम बेंटिक का भी। विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था मोहन राय ने। विधवा पुनर्विवाह को भी बल दे देते क्योंकि सत्यव्रता की रोक, विधवा पुनर्विवाह। संस्कृत शिक्षा को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो एक प्रकार से अंग्रेजों के एजेंट के रूप में ही दिखाई देते हैं, जैसा आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इंग्लिश को बढ़ावा दिया उन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड? शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1945। 1944 में मॉडर्न हिस्ट्री में 1944 में क्या हुआ था? श्री राजगोपालचारी फॉर्मूला, श्री राजगोपालचारी फॉर्मूला इन्होंने दिया था। ओके, ये श्री राजगोपालचारी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, और इन्होंने यहाँ पे श्री राजगोपालचारी फोरम ने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बताई थी, कही थी, जिसमें प्रो हिंदू जो उस समय, या आप कह लीजिए जो गर्म दल के लीडर थे, वो काफी उनसे नाराज हो गए थे, काफी फूट बढ़ गई थी। इन्होंने 1944 में ही कहा था कि जो देश का बंटवारे को लेकर जो यहाँ पे बातचीत हो रही थी, उसके लेकर यहाँ पे उसके पक्ष में उन्होंने बात कही थी कि पाकिस्तान के निर्माण के बारे में, पाकिस्तान के देश की फॉर्मेशन के बारे में 1940 में पहली बार इसके बारे में बात हुई थी, जब मुस्लिम लीग का एक 1940 के लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन जो हुआ था, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेपरेशन की मांग की थी, अपने होमलैंड की मांग की थी कि हमें पाकिस्तान देश इंडिपेंडेंट कंट्री दी जाए। ओके, इसके 4 साल बाद श्री राजगोपालचारी ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। ओके, आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में इसके बारे में अगर डिटेल में जाना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से जो इंडस वैली सील्स हैं, वर मोस्ट प्रोबेबली रिलीजियस सिंबल थे, या फिर मीन्स ऑफ एक्सचेंज थे वो ट्रेड में, या फिर मेंट टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। स्टैंप का काम क्या होता है? ये सिग्निफाई करना कि ओनरशिप, प्रॉपर्टी की ओनरशिप सिग्निफाई करना। ओके, यही उसका काम था। जो मोहरें थी, संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी जो मोहरें थी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ब्राह्मण्स आर बुक्स दैट डील्स विद, ब्राह्मण वे पुस्तकें हैं जो सरकार रखती है ज्योतिषी से, बलिदान के विज्ञान से, जादू टोना से, या केवल भगवान को की जाने वाली प्रार्थनाओं से? तो ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरकार रखती है बलिदान की विज्ञान से। ओके, साइंस ऑफ सैक्रिफाइस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे। जिनका भी टीजीटी आर्ट्स का कमीशन का एग्जामिनेशन है, सभी को ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एम करते हैं हम 90 लाइक्स का, 90 लाइक्स इस वीडियो में आ जाने चाहिए कम से कम, हमें उम्मीद करते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।